हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसका जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है वो है इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का बेसिकली मतलब ये है, हम एक कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। ईयर एंड पे एक कंपनी ने क्या किया, अपने फाइनेंशियल्स प्रिपेयर किए। उसने क्या किया, अपनी सेल्स रिकॉर्ड की, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड की, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद उन्होंने कुछ एडमिन एक्सपेंसेस लिखे, कुछ मार्केटिंग एक्सपेंस होंगे। इसी तरह उनका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। राइट। अब होता ही है कि हमने क्या करना होता है, इस जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इस यहाँ से हमने स्टार्ट लेना होता है और इसमें हम कुछ चीजें ऐड करते हैं जो कि टैक्स लॉ की नजर में एक्सपेंस नहीं होती। हम उनको इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस के तौर पे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, ऑपरेशंस का फर्स्ट ईयर है, कि जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है तो एससीसीपी की कुछ फीस होती है, कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं। अब टैक्स लॉज ये कहते हैं कि अकाउंटिंग की नजर में ये एक्सपेंस तो है और हमारे प्रॉफिट में ये लेस भी हुआ होगा एज ए एक्सपेंस, बट जब हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे या टैक्सेबल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें हमें ये एज ए एक्सपेंस क्लेम नहीं होगा। राइट। यही बिग पिक्चर है इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस की। तो ये मैंने बिल्कुल छोटी सी एक शॉर्ट सी समरी भी बनाई है, जिसमें मैंने चीजों को समराइज फॉर्म में लिखा है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनकी हमें डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, हम उनको अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक कर रहे होंगे। ये वो चीजें हैं। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि कोई भी टैक्स, एनी टैक्स पेड, कोई भी टैक्स है जो हमने पाकिस्तान में पे किया है या बाहर पे किया है। अच्छा, एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमने फॉरेन टैक्स पे किया होगा अपनी फॉरेन इनकम पे, उसका हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बट वो हमें एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। राइट। ये फॉरेन सोर्स इनकम का जब टॉपिक आएगा तो मैं वहां पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट फॉर द टाइम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी एक्सपेंस है, जैसे पाकिस्तान में कोई कंपनी है, उसने इनकम टैक्स पे किया है, तो उस इनकम टैक्स की उसे एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं होगा वो। राइट। अब कंपनी के लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस तो है, बट टैक्स लॉज ये कहते हैं कि भाई ये आपको एज ए डिडक्शन इसकी हम अलाउ नहीं करेंगे। राइट। तो हमारा बेसिक पर्पस क्या है कि हम अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करें टैक्स लॉज के अकॉर्डिंगली, ताकि हम टैक्स का रेट लगा के तो अपनी टैक्स की टैक्स एक्सपेंस जो है वो हम राइटली कैलकुलेट करें। तो उस पर्पस के लिए हमें कोई भी हमने एक्सपेंस टैक्स पे किया होगा तो वो हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ये है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये थोड़ी सी टेक्निकल सी चीज है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलें, ये हमारे पास एक बेसिक सी एग्जांपल है जिसमें हमने अज्यूम किया है कि पर्सन ए एज ए कंपनी है और पर्सन ए ने पर्सन बी को गुड्स सेल किए हैं। राइट। अब होता ही है कि जैसे ही हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये गुड्स 5 लाख रुपए की थी। राइट। हम इन पे सेल टैक्स ऐड करेंगे जो कि 90,000 बनेगा। हमने 18% के हिसाब से, 18% के हिसाब से सेल टैक्स लगाया। जो इनवाइस बनेगी वो 590,000 की होगी। टैक्स लॉज ये कहते हैं कि पर्सन बी ने 4.5% के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करना है और वो पर्सन ए के बिहाफ पे एफबीआर को डिपॉजिट करवाना है। ये 4.5% रेट कैसे आया है? देखिए, दो चीजें हैं। कोई भी पर्सन या तो फिर गुड सेल कर रहा होगा या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। अब गुड्स के सेपरेट रेट है, सर्विसेज के सेपरेट रेट है। इसी तरह कोई भी पर्सन, वो कंपनी भी हो सकता है, इंडिविजुअल या एओपी भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल गुड्स प्रोवाइड करे उसका, उसके डिडक्शन का सेपरेट रेट है। अगर कोई कंपनी गुड्स प्रोवाइड करे उसके डिडक्शन का सेपरेट रेट है। तो ये 4.5% ये टैक्स लॉज में रेट्स गिवन है। तो ये पर्सन बी ने डिडक्ट करना है, पर्सन ए के बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये एफबीआर को डिपॉजिट करवाना है। राइट। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाया कि पर्सन बी ने पर्सन ए का टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाना है, इसका कोई एक्सपेंस आपको क्लेम नहीं होगा। रादर इसका आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, वो जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ तब आपको बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लें कि जब हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी, टैक्सेबल इनकम हमारी आ गई, हम उस पे टैक्स का रेट लगाएंगे 29%। जैसे ही हमारी टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी तो उसमें से हम फिर डिडक्ट करते हैं जो हमारा एट सोर्स डिडक्ट हो गया होता है, जैसे पर्सन बी ने डिडक्ट किया। अब फॉर एग्जांपल हम इसी में ही एग्जांपल छोटी सी ले लेते हैं कि ईयर एंड पे पर्सन ए ने देखा कि भाई मेरी टैक्स लायबिलिटी तो 1 लाख रुपए
बन रही है, तो फिर पर्सन ए क्या करेगा, वो कहेगा कि 1 लाख रुपए मेरी टैक्स लायबिलिटी है, तो 26,550 रुपए ऑलरेडी मेरे पर्सन बी ने डिडक्ट कर लिए थे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी ये चले गए, तो फिर वो 1 लाख में से 26,550 रुपए लेस करके रिमेनिंग अमाउंट वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाएगा। तो टैक्स डिडक्शन जो एट सोर्स हुई है उसका आपको कोई भी एक्सपेंस उसका आपको नहीं मिलना, रादर उसका आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, राइट। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स। देखें मेरी बात सुने, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। अब पर्सन बी के लिए ये 590,000 या 500,000 एक्सपेंस तो है। अब होता ही है कि पर्सन बी बाय चांस ही भूल गया कि उसने ये डिडक्शन नहीं की पर्सन ए की, तो होगा क्या, तो पर्सन ए को ये 5 लाख रुपए का जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। अगर हम इसी एग्जांपल को ही कंटिन्यू करें तो होगा क्या, देखें पर्सन ए ने पर्सन बी को गुड्स सेल की, राइट। तो पर्सन बी ने क्या करना था, इस 500,000 पे या 590,000 पे उसने टैक्स डिडक्ट करना था, लेकिन उसने नहीं किया। अब क्या होगा कि तीसरा जो हमारा पॉइंट है उसमें वो ये कह रहा है पर्सन बी को ये एज ए एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ये जो 590,000 की अमाउंट है ये पर्सन बी को एज ए एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, बट इसकी एक लिमिट है। अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है तो फिर उसकी मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट 20% है। ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल की सूरत में भी एक्सप्लेन कर दूंगा इस लेक्चर के बाद, क्योंकि अगर मैं इसी में ही आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूं तो फिर वो लेक्चर लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। मैं इसके बाद आपको इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी करवा दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लें कि कोई भी हमारा एक्सपेंडिचर है जिसपे हमने कोई भी हमारा एक्सपेंस है उस पे हमने इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं किया, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली एग्जांपल में भी बताया कि पर्सन बी भूल गया, गलती से उसने पर्सन ए का टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो फिर पर्सन बी को एज ए एक्सपेंस क्लेम नहीं होगा वो जो 590,000 की उसका एक्चुअल एक्सपेंस है। बट इसमें एक लिमिट है, वो ये है कि अगर हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया था और उस रॉ मटेरियल पे हमने इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो वो फिर हमारा जो डिसअलाउंस की अमाउंट है वो 20% से एक्सीड नहीं करेगी, राइट। के बाद जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि कमीशन एक्सीडिंग 0.2%, कितना उसने लिमिट बता दी, इससे कोई एक्सीड करेगा और वो क्या होगा, कमीशन होगा। कमीशन एक्सीडिंग 0.2% पे टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर हम कमीशन पे करें अनरजिस्टर्ड पर्सन को और वो किससे एक्सीड कर जाए, 0.2% से, फॉर थर्ड स्केड्यूल आइटम। अच्छा इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लें कि पेप्सी है, पेप्सी थर्ड स्केड्यूल आइटम में डील करता है, राइट। अब पेप्सी सेल करता है अनरजिस्टर्ड को। अब लेस के लिए पेप्सी क्या करता है, कोई अनरजिस्टर्ड डीलर को कमीशन देता है। लेट्स सपोज उससे क्या देता है कि आप हमारा इतना लेस सेल कर दें तो हम आपको 5% के हिसाब से कमीशन देंगे। अब होता ही है कि टैक्स लॉज कहते हैं कि भाई नहीं, आपने 0.2% से अबव नहीं देना कमीशन। अगर आपने ओवर एंड अबव दिया तो वो फिर हम आपका डिसअलाउ कर देंगे, उसकी आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये है इस पॉइंट का मतलब। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट हैं वो हम इंशाल्लाह थोड़े ही टाइम में कवर कर लेंगे। एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स। एंटरटेनमेंट का क्या मतलब है कि कंपनी के पास कोई गेस्ट आ गए हैं या कहीं पे कोई इवेंट वगैरह करवाना था, तो वो एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं। और वो सच लिमिट्स अभी तक एफबीआर ने वो लिमिट्स प्रिस्क्राइब नहीं की, तो वो कोई भी हो सकती है लिमिट्स, उस लिमिट से ओवर एंड अबव आपको एक्सपेंस नहीं मिलेगा, राइट। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कंट्रीब्यूशन। देखें एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। एक बात याद रखें, एक होती है हमारी ग्रेचुटी फंड, एक होता है हमारा प्रोविडेंट फंड। अच्छा अब मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस बता रहा हूँ प्रोविडेंट फंड में और ग्रेचुटी फंड में। देखें प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक ऐसा फंड क्रिएट किया जाता है जिसमें एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कहती है कि हमारे जो भी एम्प्लॉयज होंगे हम उनकी सैलरी में से 10% डिडक्ट करेंगे और 10% ही एम्प्लॉयर पे करेगा, तो ये अमाउंट जमा होती रहेगी।
और कहीं पे इन्वेस्ट भी शायद मे भी कहीं पे इन्वेस्ट भी कर दें, और जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो तब उस एम्प्लॉय को वो अमाउंट जो उसका अपना कंट्रीब्यूशन था और जो उसके एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन था वो उसको दे दिया जाएगा। अब वो देने के दो ही तरीके हैं। हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होगी, वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं और उनको लमसम भी दे सकते हैं। बट ग्रेचुटी फंड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और ये जब कोई एम्प्लॉय लीव करके जाएगा तब उसे लमसम सूरत में मिलेगी। अब हम देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस तो हमने देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि कब इनकी डिडक्शन मिलेगी कंपनी को और कब नहीं मिलेगी। देखिए दो चीजें हैं, एक है एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक है एम्प्लॉय। वो आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा होगा कि एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबिलिटी कब होगी। एम्प्लॉय, दो चीजें हैं, इनको डिफरेंशिएट लाजमी कीजिएगा, एक है एम्प्लॉयर और एक है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो इसे एज ए एक्सपेंस क्लेम करेगा। यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या उसे एज ए एक्सपेंस क्लेम होगा या नहीं होगा। जो एम्प्लॉय है उसके लिए तो वो इनकम है, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगी या नहीं होगी, कब एग्जेम्प्ट है, उसकी क्या लिमिट्स हैं, वो आप इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो ये दोनों चीजें आप थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिएगा। यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉयर जो है उसे डिडक्शन क्लेम होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन इन अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। देखिए ग्रेच्युटी फंड अप्रूव्ड है या नहीं है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। अगर वो अनअप्रूव्ड है तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं क्लेम होगी एम्प्लॉयर को। फॉर एग्जाम्पल एक पेप्सी है, इसका जो ग्रेच्युटी फंड है ये अनअप्रूव्ड है कमिश्नर से या एफबीआर से, तो फिर क्या होगा कि इसमें कोई डिडक्शन क्लेम नहीं होगी, सारे का सारा जो एक्सपेंस होगा वो एड बैक हमें करना पड़ेगा। इसके बाद पॉइंट लिखा हुआ है एक्सपेंसेस अबव 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड टू ग्रेच्युटी अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। ये हमारे पास ये पॉइंट भी आ गया। देखिए दो चीजें हैं, एक मेरा अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है, एक अनअप्रूव्ड है। अनअप्रूव्ड की सूरत में मेरा कोई एक्सपेंस मुझे क्लेम नहीं होगा, अप्रूव्ड की सूरत में मुझे 50% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ईयर पेप्सी अपने ग्रेच्युटी फंड में अपने एम्प्लॉयज के लिए जो उन्होंने ग्रेच्युटी फंड बनाया होगा वो अप्रूव्ड भी है एफबीआर से और कमिश्नर से। तो होगा क्या कि उसमें उन्होंने 2 मिलियन रुपीस क्या कर दिए, 20 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, तो इसका 50% मतलब 1 मिलियन उनको 10 लाख रुपए एज ए एक्सपेंस क्लेम होगा। बाकी जो 10 लाख होगा वो इनएडमिसिबल होगा, वो हम अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे ऐड बैक कर रहे होंगे। आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर बिल्कुल इसकी शॉर्ट से समरी आप माइंड में रखें, ग्रेच्युटी फंड क्या है, ग्रेच्युटी फंड का एक्सपेंस एम्प्लॉयर को एज ए एक्सपेंस क्लेम होगा या नहीं होगा। अप्रूव्ड है सबसे पहले ये देखना है या नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है सारे का सारा डिसअलाउ, अप्रूव्ड है तो सिर्फ 50% अलाउ, राइट। इसके बाद लिखा हुआ है एनी फाइन एंड पेनल्टी पेड बाय द पर्सन। कोई भी फाइन एंड पेनल्टी है, जैसे पाकिस्तान में लेबर एक्ट है, आप बच्चों से मजदूरी करवाएंगे तो आपको फाइन लगेगा, तो वो फाइन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस तो है, बट टैक्स लॉज ये कहते हैं कि हम आपको एज ए एक्सपेंस एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, ये इनएडमिसिबल है और ये हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक होगा। एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द पर्सन, यहाँ पे फिर वो जो हम अकाउंटिंग में अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, वहां पे यहाँ पे वो आ गया कि बिजनेस का एक्सपेंस सेपरेट होगा। अगर बिजनेस ने ओनर के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस किया है तो वो आपको एज एक्सपेंस क्लेम नहीं होगा, क्योंकि हम सोलली सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन ने, उस ओनर ने कोई भी अपना पर्सनल एक्सपेंस किया है तो कंपनी को उसका एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रेम्युनरेशन पेड बाय द एओपी। यहाँ पे ये हमारे लिए एओपी का एक वर्ड यूज हो गया। एओपी की टैक्सेशन बिल्कुल सेपरेट होती है। देखिए टैक्सेशन जो है वो कंपनीज की सेपरेट है, एओपी की सेपरेट है और इंडिविजुअल की सेपरेट है, राइट। अब एओपी ने अपने मेंबर्स को या अपने ओनर्स को कोई भी सैलरी पे की है, कमीशन पे की है, वो उनको एज ए एक्सपेंस नहीं मिलेगा। अब तक हमने जितनी भी प्रोविजंस पढ़ी थी कंपनीज के लिए थी और साथ एओपी के लिए थी, ये पहली प्रोविजन आई है जो ओनली एओपी के लिए एप्लीकेबल है, राइट। एनी सैलरी पेड बाय द पर्सन अबव 32,000 रुपीज इन कैश। इसका ये मतलब है कोई भी कंपनी अगर
कोई भी कंपनी अगर 32,000 से अबव कोई भी अपना सैलरी कैश में पे करेगी तो वो उनको एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी दे देता हूँ कि कोई भी कंपनी है, जिस तरह पाकिस्तान में अभी मिनिमम वेज रेट 37,000 है, तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि 37,000 रुपीज हमने कैश में अपने 10 एम्प्लॉइज को सैलरी पे की है, उनको कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि उनको या तो फिर चेक के थ्रू देनी चाहिए या फिर उनको डिजिटल ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉई है उसके अकाउंट आइडेंटिफाई हो सके, तभी आपको ये एक्सपेंस अलाउ होगा, वरना नहीं होगा। एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल ऑफ कैपिटल नेचर। देखें, टैक्स लॉज ये कहते हैं कैपिटल नेचर को कोई भी एक्सपेंस होगा। फॉर एग्जांपल आपने आज 10 मिलियन का एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज किया है, तो उसका आज ही आपको 10 मिलियन का एक्सपेंस नहीं मिल जाएगा, उसकी आपको प्रॉपर डेप्रिसिएशन मिलेगी, उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो टैक्स लॉज के अकॉर्डिंगली आपको उसकी डेप्रिसिएशन का अलाउ होगी, और उसका फुली एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात भी एक्सप्लेन कर दूं कि हमारी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिफरेंट हो सकती है टैक्स डेप्रिसिएशन से। तो हम क्या कर रहे होंगे कि हमारी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक कर रहे होंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन को हम लेस कर रहे होंगे, राइट। इसी तरह टेंजिबल एसेट्स पे हमारी डेप्रिसिएशन होती है, इंटेंजिबल्स पे हमारी अमोर्टाइजेशन होगी, वो भी हमें क्या होगा, उसकी भी हमें अमोर्टाइजेशन अलाउ होगी, उसका भी हमें लमसम एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अबाउट 10% ऑफ टर्नओवर फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये ऐसी प्रोविजन है जो सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे अप्लाई होती है, बाकी किसी कंपनी पे नहीं होगी, किसी इंडिविजुअल एओपी पे नहीं होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर उसकी टर्नओवर लेट्स सपोज 1 मिलियन है, 1 मिलियन है, 10 लाख रुपए है, तो उनका जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है वो 15 लाख नहीं होना चाहिए। अगर 15 लाख हुआ तो वो 10% से इंक्रीज कर रहा है, ओवर एंड अबव जो 5 लाख रुपए हैं वो उनको डिसअलाउ होंगे, राइट। इसके बाद लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस अप टू 8% will be disallowed if not integrated with point of sale। POS का मतलब आप लिख लीजिए point of sale। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके लिए FBR ने ये कहा हुआ है कि ये डायरेक्टली हमें सेल्स FBR को रिपोर्ट करें, तो उसके लिए डायरेक्टली कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, वो इंटीग्रेट करनी पड़ती है। तो उससे ये होता है कि उनकी जो भी सेल्स होती हैं वो ऑनलाइन ही FBR को डायरेक्टली रिपोर्ट हो रही होती हैं। तो होता ये था कि लोग सेल्स अपनी छुपाते थे, कम करते थे, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए FBR ये एक पॉइंट ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट लेके आया। तो FBR की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी जो पॉइंट ऑफ सेल के इंटीग्रेट नहीं करेगी तो उसका जो एक्सपेंस है वो 8% तक लेस होगा। इसके बाद लिखा हुआ है अमाउंट एक्सीडिंग 250,000 इफ पेड इन कैश अंडर ए सिंगल हेड अकाउंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई भी एक कंपनी है, हम किसी भी कंपनी की एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो उस कंपनी ने कि कोई भी अपने एक्सपेंसेस पे किए जो कि 250,000 रुपीज से एक्सीड कर रहे थे और वो सारे के सारे कैश में थे, तो FBR क्या टैक्स लॉज क्या कहते हैं कि वो हम आपको एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करेंगे ओवर एंड अबव, आपको वो सारे के सारे डिस अलाउ होंगे और वो आपने अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करना है। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि यूटिलिटी बिल्स है, फ्रेट चार्जेस है, ट्रैवल फीस है, पोस्टेज है। तो इनका ये मतलब है कि आपने कोई भी एक्सपेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलिटी बिल, फ्रेट चार्जेस, ट्रैवल फी एटसेट्रा, आपने 250,000 से अबव कैश में पे कर दिया है तो ये प्रोविजन इन पे एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब इनका आपको टैक्स डिडक्शन अलाउ होगी, राइट। इसके बाद एनी विदहोल्डिंग टैक्स टू बी बोर्न बाय टैक्स पेयर इटसेल्फ इज नॉट अलाउड। हमें अपनी बेसिक एग्जांपल पे ही आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पर्सन ए ने पर्सन बी को सेल्स की हैं और उन पे पर्सन बी ने डिडक्शन करनी थी 26,550 रुपए की, राइट। अब पर्सन ए कहता है कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम मेरा क्या करो, इनकम टैक्स डिडक्ट ना करो। तो पर्सन बी अगर इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं करता तो वो क्या होगा कि पर्सन बी को फिर एक्सपेंस नहीं अलाउ होगा। तो फिर पर्सन बी ये डिसीजन करता है कि मैं ये 26,550 और 5,90,000, इस 6,16,550 रुपए हैं, तो मैं क्या करता हूँ गवर्नमेंट को ये भी अपनी तरफ से पे कर देता हूँ
और ये भी अमाउंट मैं अपनी तरफ से पे कर देता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, 6,16,550 रुपए मैं एज ए एक्सपेंस क्लेम कर लूंगा। तो टैक्स लॉज ये कहते हैं कि भाई आपने उस बंदे का टैक्स डिडक्ट नहीं किया, पर्सन ए का, आपने अपनी तरफ से ये 26,550 रुपए पे किए हैं, तो फिर हम आपको इसका टैक्स अलाउ एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो इस प्रोविजन को आप दोबारा पढ़ें तो इसका ये मतलब है, एनी विदहोल्डिंग टैक्स, ये विदहोल्ड किया हुआ है 26,550 रुपए, एनी विदहोल्डिंग टैक्स टू बी बॉर्न बाय टैक्स पेयर इटसेल्फ, तो ये पर्सन भी खुद अपने ऊपर बेयर कर रहा है, पर्सन ए की डिडक्शन नहीं कर रहा। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, इन एक्सेप्ट इन केस ऑफ सैलरी, अगर ये कोई किसी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं और उसमें ऐसा कर लेते हैं कि जो ओनर है वो कहता है कि मैं ही एक्सपेंस बेयर करूंगा टैक्स का, तो वो उसे एज ए डिडक्शन अलाउ होगा। इसके बाद हमारे छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एनी डिडक्शन फॉर विच टैक्स पेयर फेल्स टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं शो किया, फॉर एग्जांपल टैक्स इनवॉइस होती है सेक्शन 23 के अकॉर्डिंगली, अगर आपने वो नहीं दी तो वो आपको उसका डिडक्शन उसकी अलाउ नहीं होगी। एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स, यूटिलिटी बिल्स की लिमिट्स अभी तक एफबीआर ने नहीं बयान की, तो जब भी उनकी कोई लिमिट्स एफबीआर की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड होंगी तो फिर उन लिमिट से अब ओवर एंड अबव आपको एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, अलाउ नहीं होगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। एनी सेल्स मेड बाय द मैन्युफैक्चरर, क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर, सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे ये प्रोविजन अप्लाई होगी, चाहे वो इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है, बट उसके लिए जरूरी है कि वो मैन्युफैक्चरर हो, अगर वो ट्रेडर हो या कोई और हो तो उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। टू अनरजिस्टर्ड, मतलब मैन्युफैक्चरर किसको सेल कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। हम अपनी हर एग्जांपल में पेप्सी को ही रगड़ा लगाते हैं, तो इसमें भी हम पेप्सी ही देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर पेप्सी है और वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एओपी हो, वो कोई डीलर है, रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई भी हो सकता है। इफ द सेल्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 100 मिलियन रुपीज, मतलब पेप्सी ने एक साल के अंदर अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या किया, 100 मिलियन से ओवर एंड अबव सेल्स की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ओवर एंड अबव सेल्स पे जो हमारा एक्सपेंस होगा वो हमें डिसअलाउ होगा। वो हम कैसे एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए में हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंस क्लेम कर रहे होंगे, जो हमारी टोटल डिडक्शन होगी, टोटल एक्सपेंस होगा वो होगा। बी होगी हमारी ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स, यहाँ पे एक बार याद रखें कि मैं टोटल एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टोटल सेल्स की बात कर रहा हूँ, राइट। सी में मेरा क्या होगा कि अमाउंट ऑफ सेल्स, जो मैंने अनरजिस्टर्ड को सेल की है, सी में मैं वो क्लेम कर लूंगा, बट इसमें मैं अपना सेल टैक्स और एफईडी को एक्सक्लूड करूंगा। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि 500,000 है, उसमें सेल टैक्स ऐड है, अब पर्सन ए क्या करेगा कि 590,000 की ही इनवाइस चार्ज करेगा, बट सेल टैक्स लॉज हमें ये कहते हैं कि आपने ये 90,000 नहीं लेना, जब आपने ये 100 मिलियन कैलकुलेट करना है तो वो हमारा सेल टैक्स और एफईडी एक्सक्लूड हो जाएंगे। अगर मैं इसको वन लाइन में एक्सप्लेन करूं तो इसका ये मतलब है कि कोई मैन्युफैक्चरर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा और वो सेल्स 100 मिलियन से एक्सीड करेंगी, तो उन सेल्स पे हमारा जो एक्सपेंस होगा वो डिसअलाउ होगा। उसके लिए फार्मूला है टोटल एक्सपेंस क्लेम्ड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसमें हमने एक्सक्लूड करना है सेल टैक्स और एफईडी को। इसकी एक छोटी सी लिमिट भी बताई गई है कि लिमिट के टोटल डिस अलाउंस 10% से एक्सीड ना करे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको हमने टोटल सेल्स की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और वो हमारे टोटल डिडक्शन से टोटल डिडक्शन का 15% है, तो हमने 15% नहीं लेना, हमने टोटल डिडक्शन का 10% ही लेना है। इसका एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जब न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ तो फिर ये मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इन एडमिसिबल का हमारा पोर्शन है और हमारा एडमिसिबल एक्सपेंसेस भी हैं। इसका ये मतलब एडमिसिबल एक्सपेंसेस का ये मतलब है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमें टैक्स लॉस कहते हैं कि ये आपके लिए अलाउ है, अलाउेबल है। तो वो भी
हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।